एवरीवन, आज हम करेंगे रिसर्च एप्टीट्यूड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की रिवीजन और इनके साथ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है मैंने विद एक्सप्लेनेशन के साथ ये क्लियर किए हैं ताकि आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट भी साथ ही साथ इसमें क्लियर हो जाते हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करें हम, उसमें साथ ही साथ हमारी पूरी रिसर्च एप्टीट्यूड की रिवीजन भी हो जाएगी और हमारे क्वेश्चन भी क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर मेरे नोट्स अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक किया करो, सब्सक्राइब किया करो, कमेंट जरूर किया करो। कोशिश यही रहती है कि इजी नोट, इजी एक्सप्लेनेशन के साथ आपको समझा सकूँ। क्वेश्चन 1 है, व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टेप इन द रिसर्च प्रोसेस। ऑप्शन है हमारे पास डाटा एनालिसिस, रिव्यू ऑफ लिटरेचर, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द रिसर्च प्रॉब्लम और रिपोर्ट राइटिंग। आंसर तो इसका सही है ऑप्शन सी, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द रिसर्च प्रॉब्लम। लेकिन हम देखेंगे कि इसके स्टेप कौन कौन से हैं, क्योंकि ये तो फर्स्ट स्टेप पूछा गया, इसमें सेकंड भी पूछ सकते हैं, हमें थर्ड भी पूछ सकते हैं। ठीक है, हमें सारे स्टेप का पता होना चाहिए। तो हम इसकी देखते हैं एक बार इनके स्टेप कौन कौन। तो ये होते हैं रिसर्च स्टेप। पहला है आइडेंटिफाई द रिसर्च प्रॉब्लम। सबसे पहले प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया जाता है। फिर सेकंड है रिव्यू द लिटरेचर, स्टडी प्रीवियस रिसर्च ऑन द टॉपिक। जो भी प्रीवियस रिसर्च है उस पर स्टडी की जाती है। फिर होता है थर्ड फॉर्मुलेट ऑब्जेक्टिव हाइपोथेसिस। फोर्थ पे आता है फिर प्रिपेयर द रिसर्च डिज़ाइन। फिर करते हैं डाटा को कोलेक्ट डाटा, फिर एनालाइज द डाटा। उसके बाद आएगा इंटरप्रेट रिजल्ट, फिर आएगा ड्रॉ कंक्लूजन एंड रिकमेंडेशन, और लास्ट में फिर होता है राइट एंड प्रेजेंट द रिसर्च रिपोर्ट। फिर लास्ट में रिपोर्ट बनती है। तो ऐसे ही हमारे साथ ही साथ क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट भी और क्वेश्चन भी। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, विच सैम्पलिंग मेथड गिव्स एवरी मेंबर ऑफ द पॉपुलेशन एन इक्वल चांस ऑफ बीइंग सिलेक्टेड। कौन सा ऐसा सैम्पलिंग है जिसमें सबको इक्वल चांस मिलता है। तो राइट आंसर तो होगा सिंपल रैंडम सैम्पलिंग है। 1 बाय 1 इनको भी क्लियर करते हैं। पहला ऑप्शन है हमारे पास परपजिव सैम्पलिंग। परपजिव सैम्पलिंग को जजमेंटल रिसर्च भी कहा जाता है। परपजिव सैम्पलिंग क्या होती है, सिंपल सी डेफिनेशन दी हुई है। सबसे पहले तो इसमें ये ध्यान रखना कि जो परपजिव सैम्पलिंग, जजमेंटल सैम्पलिंग जो है ये नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है। ठीक है, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का ये मेथड है। ए रिसर्च, मान लो एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं हम पहले। ए रिसर्च वांट्स टू स्टडी द टीचिंग मेथड ऑफ एक्सपीरियंस मैथमेटिक्स टीचर। Instead of selecting teacher randomly, the researchers choose only experienced mathematics teacher। ठीक है, कि मान लो कोई रिसर्चर है, उसको स्टडी करनी है मैथमेटिक्स टीचर्स पे एक्सपीरियंस, तो फिर वो ये नहीं है कि वो किसी को भी सैंपल, कोई भी टीचर को सैंपल में लेगा, फिर उनसे पूछेगा, करेगा। उसको पता है कि उसको एक्सपीरियंस मैथ टीचर ही लेना, तो वो उन्हीं टीचरों को क्या करेगा, चूज़ करेगा अपने रिसर्च के लिए। तो ये है कि जहाँ पर किसी पर्पज़, हमारे उद्देश्य होता है कि हमें ये करना है तो हमें वही करना है। ठीक है, ये नहीं है कि हम रैंडमली किसी को भी चुन लेंगे या कुछ है। वो हमारा एक उद्देश्य है, जजमेंट है हमारी कि हाँ हमें यही करना है। ठीक है, आई होप कि क्लियर होगा ना। परपजिव सैम्पलिंग जब हमारा कोई उद्देश्य होता है कि अगर हमें सैम्पलिंग किसी भी, अगर हमें ये है कि हमें 35 ईयर्स के एज ग्रुप पे ही रिसर्च करनी है, तो हम 35 ईयर्स के एज ग्रुप पे ही रिसर्च करेंगे। हम ये नहीं है कि हम 37 का लेंगे, हम 30 के नीचे के ले लेंगे। तो वो है कि हमारा एक पर्पज है कि हमें ये करना है तो हमें वही करना है। ठीक है, तो ये होता है परपजिव सैम्पलिंग, जजमेंटल से। सेकेंड पॉइंट हमारा स्नोबॉल सैम्पलिंग। ये भी एक नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का मेथड है। स्नोबॉल सैम्पलिंग क्या होती है? स्नोबॉल सैम्पलिंग इज अ सैम्पलिंग मेथड वेयर वन पार्टिसिपेंट हेल्प द रिसर्चर फाइंड अदर पार्टिसिपेंट विद सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक। इसमें क्या है कि जब रिसर्चर, मान लो रिसर्चर ने कोई सैंपल लिया या फिर कोई पार्टिसिपेंट उसके पास है, तो जब वो एक उसका पार्टिसिपेंट चुना हुआ, वो उसकी हेल्प करेगा दूसरे सेम कैरेक्टरिस्टिक्स वाले पर्सन तक पहुंचने के लिए। पर्सन हो या किसी भी चीज़ पे वो रिसर्च कर रहा हो। जब उसकी एग्जाम्पल के तौर पे समझना, एक रिसर्चर वांट्स टू स्टडी ड्रग यूज़र और होमलेस पीपल। ठीक है, एक रिसर्चर को स्टडी करनी है कि ड्रग्स लोगों पर और जो घर से बेघर लोग हैं उन पर करनी है। तो वो क्या करेगा, रिसर्चर क्या करेगा, 5 पार्टिसिपेंट्स को वो चुन लेगा। तो क्या उसने 5 पार्टिसिपेंट चुन लिए। ठीक है, देखो अब मान लो हमें रिसर्च करनी है, रिसर्च करनी है ड्रग्स पे, इन पे। तो हम क्या करेंगे, हम जानेंगे कि हाँ हमें पता है 5 व्यक्ति तक तो हम पहुंच जाएंगे। ठीक है, कि हाँ ये करते हैं ड्रग्स, पता भी होता है। ठीक है, मान लो हमें कहीं पता है, रिलेटिव में पता है, कहीं अपने फ्रेंड्स में पता है। लेकिन जो पर्सन, जैसे जो ड्रग्स वाले पर्सन है ना, तो उनका आगे रिलेशन भी ड्रग्स वालों से ही होगा ओबियसली। जो अच्छे पर्सन होते हैं, ठीक है, उनका रिलेशन भी ज़्यादातर उन्हीं पर्सन के साथ होता है, तो वो ईजी हो जाता है।
तो जब उन्होंने 5 ड्रग्स वाले पर्सन चुन लिए तो वही उनको आगे तक ले जाएंगे, ठीक है। तो फिर वो 5 पार्टिसिपेंट्स क्या करेंगे, वो आगे 10 लोगों तक पहुंचा देंगे उनको, वो क्योंकि आगे का बताएंगे उनको कि हाँ वो है, ठीक है। तो उसके बाद क्या होएगा, फिर द न्यू पार्टिसिपेंट्स रेफर एडिशनल पीपल, तो फिर वो जो न्यू है 10 तक पहुँचे, वो 10 उनको और भी आगे ले जाएंगे। तो इस तरीके से है, वो होती है स्नोबॉल सैम्पलिंग, जहाँ पर रिसर्चर मान लो उसने एक बंदा भी ढूंढ लिया तो वो एक बंदा ही उसको 2 या 3 पर्सनस को आगे मिला देगा, ठीक है। तो वो जब उसमें पार्टिसिपेंट ही हेल्प करे एक रिसर्चर की उसको आगे तक उसकी रिसर्च में ले जाने के लिए। आई होप कि क्लियर होगा। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में ध्यान रखना। थर्ड हमारे पास ऑप्शन था सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, जो एक ही प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, वो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के मेथड थे, ये है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का मेथड। इसमें क्या होता है कि सबको इक्वल चांस होता है कि रिसर्चर ये नहीं है कि कोई पर्पज लेकर आया है या कुछ उसका एक टॉपिक है, जैसे मैं स्नोबॉल में कोई ड्रग्स को वाले पर्सन को चुनना है। इसमें यह है कि वो जो भी उसका अगर टॉपिक है तो वो रैंडमली किसी को भी चुन लेगा, उसको कोई पर्पज़ नहीं है कि मुझे इसी को चुनना है, ठीक है। मान लो एग्जांपल के तौर पर है, ये स्कूल हैज़ 500 स्टूडेंट्स एंड रिसर्चर वांट्स टू सिलेक्ट 50 स्टूडेंट फॉर ए सर्वे, ठीक है। मान लो किसी स्कूल में 500 बच्चे हैं लेकिन रिसर्चर को तो 50 बच्चे चाहिए सर्वे के लिए, तो वो क्या करेगा कि उसने क्या किया कि सब बच्चों के नाम की स्लिप बना दी, 500 बच्चे हैं तो 500 बच्चों के नाम की स्लिप बना दी और उसको एक बॉक्स में या कहीं भी मिक्स कर दिया और रैंडमली मिक्स करके उठा लिया 50 पर्ची को, मतलब जो स्लिप को उसको उठा लिया और जो भी 50% आए उसको पिक कर लिया। तो ये है, तो ये है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, जहाँ पर किसी के साथ कोई वो नहीं है, उनको सिंपली कोई उनका पर्पज़ नहीं है कि हमें किसको चुनना है, किसको उनको 50 रैंडमली चुनने हैं, और उन्होंने चुन लिया अपने सर्वे के लिए और उन्हीं से पूछ के कोई जैसे भी उनको सर्वे करना है, पूछना है, जो भी करना है तो वो उनसे करके वो अपना रिपोर्ट तैयार कर लेंगे, ठीक है। ऑल क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, फोर्थ पॉइंट था हमारे पास उसका ऑप्शन कन्वीनियंस सैम्पलिंग, जो कि नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है, ठीक है। कन्वीनियंस सैम्पलिंग भी नॉन प्रोबेबिलिटी में, पर्पजी वो जजमेंटल सेम ही होती है, वो भी नॉन प्रोबेबिलिटी थी, और स्नोबॉल सैम्पलिंग भी नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का मेथड है। सिर्फ सिंपल रैंडम सैम्पलिंग जो थी इसमें वो थी प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का मेथड। तो कन्वीनियंस सैम्पलिंग क्या होता है, वेयर द रिसर्चर सिलेक्ट पार्टिसिपेंट हु आर ईजीएस्ट टू रीच, कि इसमें क्या होता है कि सर्चर उस पार्टिसिपेंट को सिलेक्ट करता है जिस तक उसे पहुंचना इजी लगता है, ठीक है, कि अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग, जैसे होता है ना कि हमारा जो भी हमारा अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग वो क्या है कि वो उसको मान लो उसको किसी चीज़ पे स्टडी करनी है तो वो इजी जहाँ तक वो जिस पार्टिसिपेंट तक वो इजी पहुँच सकेगा ना, तो वो उन तक इजी करके अपना अपना कंप्लीट कर लेगा रिसर्च। कि ए रिसर्च मान लो एग्जाम्पल के तौर पे समझ, ए रिसर्च वांट्स टू सर्वे कॉलेज स्टूडेंट एंड इंटरव्यूज़ द फर्स्ट 50 स्टूडेंट ही मीट एट द कॉलेज गेट, दिस इज़ कन्वीनियंस सैम्पलिंग, ठीक है। कि उसने क्या किया, रिसर्चर चाहता है कि स्टूडेंटों का इंटरव्यू ले, वो पहले 50 बच्चों का वो इंटरव्यू ले, स्कूल में कॉलेज में कहीं भी ले, तो वो क्या करेगा, वो ज़्यादा तकलीफ़ नहीं करेगा, वो गेट के पास खड़ा हो जाएगा और क्या करेगा जाके कि हाँ जो भी बच्चा आ रहा है उसे पूछ रहा है, जो भी बच्चा आ रहा है उसी से पूछ रहा है, और जब उसके हो गए 50 स्टूडेंट तो वो उठा और चल दिया, ठीक है, और उसने दिखा दिया कि हाँ मैंने रिपोर्ट तैयार की, उसको ये नहीं है कि मुझे घूमना है फिरना, तो वो जो हाँ उसने अपने कन्वीनियंस अपने अकॉर्डिंग उसने क्या किया, जहाँ तक वो ईजी वे में पहुँच सकता था ना, जो उसको अपने अकॉर्डिंग ईजी लगा उस तरीके से उसने क्या किया, अपनी रिसर्च तैयार कर ली। तो वो होता है कन्वीनियंस सैम्पलिंग, जो ज़्यादातर करते भी हैं। अगर कोई कॉलेज में कोई प्रोजेक्ट या कोई सर्वे ऐसा मिले ना करना है किसी स्कूल कॉलेज में, तो क्या करते हैं वो ईजी में ढूंढेंगे कि जिस तरीके से भी वो ईजी में हो ना उनके पास तैयार करना है, फील्ड वर्क मान लो कोई तैयार करना है, तो वो जो जितना ज़्यादा ही ईजी हो सके अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग वो करके रिपोर्ट अपनी जो रिसर्च है वो तैयार कर देते हैं। वो है कन्वीनियंस सैम्पलिंग। थर्ड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ, सॉरी माई मिस्टेक, SOURS, ठीक है, सोर्स ऑफ डाटा। तो प्राइमरी सोर्स ऑफ डाटा कौन सा है, ऑप्शन है हमारे पास सेंसस रिपोर्ट, रिसर्च आर्टिकल, क्वेश्चनाई रिस्पॉन्स फ्रॉम पार्टिसिपेंट्स और टेक्स्ट बुक। राइट आंसर है इसमें क्वेश्चनाई रिस्पॉन्स फ्रॉम पार्टिसिपेंट्स, प्राइमरी जो सोर्स ऑफ डाटा का। आगे हम देखते हैं इसका आंसर ये क्यों है। पहले हम समझेंगे कि प्राइमरी सोर्स ऑफ डाटा होता क्या है। देखो, प्राइमरी सोर्स ऑफ डाटा मीन्स डाटा कलेक्टेड डायरेक्टली बाय द रिसर्चर फॉर द फर्स्ट टाइम
फ्रॉम द ओरिजिनल सोर्स टू मीट ए स्पेसिफिक सर्च ऑब्जेक्टिव, कि जहाँ पर फर्स्ट टाइम कोई भी डाटा कलेक्ट किया जाता है, ये नहीं है कि पहला कहीं से भी उठा के पेस्ट कर दिया, ठीक है, वो नहीं। जो फर्स्ट टाइम रिसर्चर ने अपना कलेक्ट किया है डाटा, वो माना जाता है प्राइमरी सोर्स ऑफ डाटा, जो भी किसी उद्देश्य को लेकर वो करते हैं। मान लो जैसे एग्जाम्पल के तौर पे होते हैं सर्वे हो गया, क्वेश्चनायर हो गया, इंटरव्यू हो गया, ऑब्जर्वेशन हो गया, एक्सपेरिमेंट्स हो गए, फोकस ग्रुप डिस्कशन हो गया, ठीक है। तो मान लो किसी भी अगर टॉपिक है तो उस पर कोई सर्वे करना है, तो वो लोगों से जाके जगह जगह पूछेगा, तो वो क्या है, उससे प्राइमरी डाटा कलेक्ट किया। ये नहीं है उसने कहीं से भी बुक से उठा के लिख दिया या कहीं से भी उठा के लिख दिया, उसने क्या किया, वो प्राइमरी डाटा अपना कलेक्ट किया, ठीक है। पहली बार लोगों से पूछा, बातें की, सर्वे किया, वो है। तो आई नो आपको क्लियर हुआ तो प्राइमरी सोर्स ऑफ डाटा होता है जो फर्स्ट टाइम हम कहीं से भी डाटा कलेक्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि रिलायबिलिटी इन रिसर्च रेफर्स टू एक्यूरेसी ऑफ रिजल्ट, कंसिस्टेंसी ऑफ मेजरमेंट, जनरलाइजेशन ऑफ फाइंडिंग, रेलिवेंस ऑफ द टॉपिक। ऑप्शन इसका राइट आंसर है बी। देखो मैं कॉपी में रजिस्टर में तैयार करती हूँ नोट्स, मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं कहीं से भी पूरा नोट्स तैयार करूँ और फ़ोन के जरिए। तो मुझे यही रहता है कि जब मैं हाथ से लिखूँ नोट, तो आपको भी ऐसी फीलिंग आए कि आप खुद के नोट लिखे हुए पढ़ रहे हो। तो इस तरीके से मुझे वो नहीं आता इतना एडिट करना या कुछ वीडियो को कुछ वो करना। मेरी जो ओरिजिनल है मैं वैसे ही आपके सामने पेश करती हूँ। तो इसलिए मैं कहती हूँ अगर आपको मेरे नोट्स अच्छे लगे, क्योंकि इसमें मेहनत भी बहुत लगती है, मेरा टाइम भी बहुत जाता है, बस मुझे एक शौक आप कह सकते हो कि मैं ये नहीं कहूँगी मैं एक अच्छी टीचर हूँ या मैं कोई अच्छी वो, मैं सिर्फ इतना कहती हूँ कि मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर रही हूँ कि मुझे अच्छा लगता है कि मैं ईजी से ईजी नोट आप लोगों को प्रोवाइड कर सकूँ, ये मेरा एक शौक है। तो रिलायबिलिटी इन रिसर्च रेफर्स टू कि रिलायबिलिटी क्या, एक्यूरेसी रिजल्ट में। सो इसका आंसर था कंसिस्टेंसी ऑफ मेजरमेंट में कंसिस्टेंसी होना, वो होती है रिलायबिलिटी। अब देखते हैं हम कि रिलायबिलिटी होती है, इसकी डेफिनेशन एक बार पढ़ लेते हैं। रिलायबिलिटी से आप ध्यान रखना, रिलायबिलिटी का मीन होता है कि जब एक जैसी कंसिस्टेंसी चल रही है। मान लो कोई हमने मान लो एग्जाम्पल पहले पढ़ लेते हैं। ए रिलायबल टूल गिव्स द सेम और सिमिलर रिजल्ट व्हेन यूज रिपीटली अंडर द सेम कंडीशन। कि मान लो कोई आपने रिसर्च या रिपोर्ट तैयार की, अगर सेम कंडीशन में दोबारा भी वही रिपोर्ट तैयार की ना किसी, तो वो सेम आए। आप कई बार, चल सिंपल सा ले लिया हम डेली लाइफ का एग्जांपल, हम ब्लड टेस्ट वगैरह कराते हैं, कई बार ऐसा होता है हम एक लैब में करवाते हैं कुछ और आता है, दूसरी लैब में आता है तो वो कुछ और आ जाता है, तो वो रिलायबिलिटी नहीं हुई। रिलायबिलिटी वो होगी कि वो हम किसी भी लैब को रिलायबल तभी मानेंगे ना कि उसकी हाँ इसने जो की थी रिपोर्ट तैयार बिल्कुल वो दूसरी भी वही सेम रिपोर्ट जब आ रही है हर जगह, तो वो होती है रिलायबिलिटी, ठीक है। मान लो इफ़ ए वेटिंग मशीन shows your weight as 60 kg every time under the same condition, it's reliable। वही है कि अगर वो दोबारा भी, ठीक है, दोबारा भी आप मशीन पे खड़े हो, आप वही मशीन आपको अब थोड़ी देर बाद आप खड़ोगे तो उसी कंडीशन में तो दोबारा फिर वो 60 दिखाए, लेकिन अगर उसने दोबारा 90 दिखा दिया, वही है ना। जैसे हमने लैब में टेस्ट करवाया, वही लैब में हमने एक दिन पहले टेस्ट करवाया, ठीक है, हमारे क्या हमने वही अगर हमने 2-4 घंटे बाद या अगले दिन वो टेस्ट करवाया तो हमारी रिपोर्ट वही आनी चाहिए ना, तो वो होती है रिलायबिलिटी, ठीक है। आई होप क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैलिडिटी मीन्स। क्योंकि सिंपल से जब तक हम क्वेश्चन का मीनिंग नहीं समझेंगे ना, हमारे सामने वो इजी से इजी क्वेश्चन पढ़ा रहे हम उसमें भी उलझ जाते हैं। अगर मीनिंग क्लियर है ना तो ऑप्शन वो किस तरीके उलझा के दे दे हम उसको कर लेंगे। वैलिडिटी मीन्स है स्टेबिलिटी ऑफ स्कोर्स, एक्यूरेसी इन मेजरिंग व्हाट इज इंटेंड टू मेजर, साइज ऑफ द सैंपल और रैंडम सिलेक्शन। तो राइट आंसर तो होगा इसका एक्यूरेसी इन मेजरिंग व्हाट इज इंटेंड टू द मेजर। अब देखते हैं इसकी डेफिनेशन। वैलिडिटी क्या होती है, मेजरिंग द राइट थिंग, एक्यूरेसी कि हमें राइट चीज़ को मेज़र करना है। देखते हैं कैसे, एग्जाम्पल के तौर पे समझना। इफ़ ए मैथमेटिक टेस्ट ट्रूली मेजर स्टूडेंट मैथ एबिलिटी, इट इज़ वैलिड। कि अगर हम किसी का मैथमेटिक टेस्ट कर रहे हैं, उसको मेज़र कर रहे हैं, तो वो मैथ एबिलिटी तो उसको हम मानेंगे वैलिड। और अगर ये एक्चुअली में मेज़र कर रहे हैं रीडिंग एबिलिटी, इंस्टेड इट इज़ नॉट वैलिड। मान लो अब मैथ है, अब आपको कोई कहे कि आप इसकी मैथ की एबिलिटी चेक करो, तो आप कैसे करोगे, आप क्या करोगे, उसके हाथ में बुक दे के उसको रीड कराओगे कि हाँ बेटा आप बुक पढ़ के दिखाओ मुझे मैथ की, और आप उसको कर दोगे। तो अगर आप उससे बुक पढ़ के आप मेज़र कर रहे हो कि हाँ यार इसको तो मैथ आता है, तो वो क्या है, वो वैलिड नहीं है।
लेकिन आप मैथ का टेस्ट क्या लो, उसको बच्चे को 5-10 क्वेश्चन बुक में से निकाल के दोगे, कहोगे बेटा ये करके दिखाओ, अगर उसने वो किया आपने तब मानोगे ना, तब आपकी रिपोर्ट मानी जाएगी सही कि हाँ बच्चे को आता है मैथ। तो ये है कि जब हम जो चीज़ हमें मेजर जिस तरीके, अगर मैथ को करना है तो हमें वो क्या, हिंदी हमें किसी की चेक करनी है तो वो हम रीड करा लेंगे, इसकी हिंदी में कितनी गलतियाँ हैं, इसको पढ़नी भी आती है, लेकिन जहाँ में हमें रीडिंग का करना है तो वो उसके अकॉर्डिंग है, ठीक है। अगर हमें किसी कहीं राइटिंग का लेना तो हम राइटिंग करा के ही कराएंगे ना, उसको रीडिंग कराने से हम उसको नहीं कह सकते कि उसको, अगर उसकी रीडिंग अच्छी, हर बच्चे की ये नहीं है कि अगर वो पढ़ने में अच्छा है तो वो लिखने में भी अच्छा हो, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये होता है कि जो चीज़ मेजरिंग द राइट थिंग को मेज़र करना, वो होता है वैलिडिटी। क्लियर हुआ होगा ना, ठीक है ना। अब सिंपल मैं दोनों का डिफरेंस लिखा है, वैलिडिटी रिलायबिलिटी। वैलिडिटी है मान लो किसी भी चीज़ की एक्यूरेसी, राइट मेजरमेंट करना राइट थिंग का। रिलायबिलिटी हो गई कंसिस्टेंसी, किसी चीज़ का सेम रिजल्ट आना रिपीटली, दोबारा अगर हम करें तो वो सेम रिजल्ट आए। क्लियर। आगे है क्वेश्चन ए, हाइपोथेसिस क्या होता है। इससे आपके क्या है कि रिसर्च भी अभी क्लियर होती जाएगी। हम 5-10 अगर कम से कम हम 8-10 वीडियो भी करेंगे ना तो हमारा पूरा रिसर्च कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, और कम में भी हो सकता है। ए प्रूवन फैक्ट, ए टेंटेटिव स्टेटमेंट टू बी टेस्टेड, ए रिसर्च रिपोर्ट, ए कंक्लूजन। है मेरी पुरानी वीडियो मैंने ऐसे तैयार किया, पर मैं कहती हूँ कि मुझे आता नहीं था कुछ भी करना, ना मुझे एडिट करना था, तो वो उसमें क्लैरिटी कम हो सकती है, लेकिन अगर आप ध्यान से उसको सुनोगे समझोगे तो वो बिल्कुल ईजी मेरे नोट्स बने हुए हैं। तो हाइपोथेसिस क्या होगी, आंसर इसका राइट आंसर है ए, टेंटेटिव स्टेटमेंट टू बी टेस्टेड, ठीक है। अब देखते हैं हाइपोथेसिस है क्या। ए हाइपोथेसिस टेस्टेबल एजम्पशन और प्रेडिक्शन मेड बिफोर कंडक्टिंग रिसर्च करने से पहले अगर हम किसी चीज़ के बारे में अपनी प्रेडिक्शन या धारणा बनाएं, एजम्पशन बनाएं या हम प्रेडिक्ट करें कि हाँ ऐसे हुआ होगा, ठीक है। मान लो हमने सड़क पे कहीं एक्सीडेंट देख लिया तो हम प्रेडिक्शन करेंगे कि ऐसे ऐसे यहाँ ऐसे हुआ होगा। दूसरा रॉन्ग एक्सीडेंट को देख के या कुछ भी हम कई बार लगा लेते हैं ना अनुमान, कोई भी चीज़ हमारे सामने हो तो हाँ ये ऐसे हुआ होगा, वो होती है। अब किसी भी चीज़ का हमने रिसर्च नहीं किया लेकिन हमने देख के हम अपना प्रेडिक्शन लगा रहे हैं, वो होती है हाइपोथेसिस, मतलब कि रिसर्च करने से पहले। Student who study for 2 hours daily score higher mark than those who study for 1 hour daily। तो ये कि हमारी एजम्पशन ही होती है ना, धारणा, कि हम ये कहते हैं कि हाँ जो बच्चा 2 घंटे पढ़ रहा है वो उसके मार्क्स ओबियसली ज़्यादा आएंगे जो 1 घंटा पढ़ रहा है उससे ज़्यादा। पर ये जरूरी नहीं है कि अगर 2 घंटे कोई हमारे सामने प्रेजेंट बैठा है 2 घंटे पढ़ रहा है, ज़रूरी नहीं है कि वो 1 घंटे वाले से ज़्यादा नंबर ले लेगा। वो पढ़ना भी तो चाहिए ना, हमें टाइम थोड़ी देखना है कि बच्चा 2 घंटे पढ़ रहा है, लेकिन हो सकता है वो 1 घंटे में ही इतने सीरियस होकर पढ़ रहा हो तो उसने 1 घंटे में ही 2-3 घंटे जितनी पढ़ाई कर ली। तो ये है, लेकिन एक एजम्पशन है, एक धारणा बना लेते हैं कि यस होगा। ये हाइपो वो पता लगेगा बाद में रिजल्ट में, ठीक है, लेकिन रिजल्ट से पहले हम यही धारणा बनाते हैं। हर घर में चलता है ये कि हाँ देखो उनका बच्चा 4 घंटे पढ़ता है तो पढ़ता नहीं है। और कई बार हम देखते हैं कि रिजल्ट ऐसा आता है कि जो हमें दिखता है सारा दिन खेलता था उसके मार्क्स ज़्यादा आ गए और जो सारा दिन पढ़ता रहता है उससे कम आ गए। तो वो होता है, लेकिन हम धारणा बना लेते हैं रिसर्च करने से पहले, ठीक है। ए हाइपोथेसिस इज अ टेंटेटिव स्टेबल स्टेटमेंट प्रेडिक्टिव द रिलेशन बिटवीन वेरिएबल्स, के बीच में रिलेशन बिठाते हैं, ठीक है। तो आई होप कि क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच रिसर्च इज कंडक्ट टू सोल्व एन इमीडिएट प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। प्लीज़ मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि मैं इस तरीके से नोट्स बनाऊँ या नहीं, ठीक है। बेसिक रिसर्च, हिस्टोरिकल रिसर्च, अप्लाइड रिसर्च और डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। तो राइट आंसर होगा अप्लाइड रिसर्च। क्वेश्चन क्या था कि इमीडिएट प्रॉब्लम को जब सॉल्व करते हैं तो उसमें कौन सी रिसर्च चलती है, तो अप्लाइड रिसर्च। अब देख लेते हैं एक बार इन सब रिसर्च के बारे में। Basic research aims to develop new knowledge and theories rather than solve immediate practical problem। बेसिक रिसर्च में तो क्या होता है कि हम डिवेल्प करते हैं नए अपना ज्ञान या हम थ्योरीज को, लेकिन उसमें ये नहीं होता कि हम उस प्रॉब्लम को, समस्या को अभी हम सोल्व कर लेंगे, ठीक है। इमीडिएट प्रॉब्लम को सोल्व नहीं करते। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो एक साइंटिस्ट स्टडी हाउ मेमोरी वर्क इन द ह्यूमन ब्रेन टू अंडरस्टैंड लर्निंग प्रोसेस विदाउट ट्राइंग टू क्रिएट ए स्पेसिफिक प्रोडक्ट और ट्रीटमेंट, ठीक है। मान लो एक साइंटिस्ट स्टडी कर रहा है कि जो मेमोरी है वर्क किस तरीके से काम करती है एक व्यक्ति के दिमाग में, तो वो क्या करेगा, वो लर्निंग प्रोसेस के जरिए देखेगा कि हाँ इसकी एक्टिविटी कैसी है, स्कूल में किस तरीके से काम करता है, या फिर कुछ भी है वो डेली की एक्टिविटी की, हाँ ये इसका ब्रेन कैसे काम कर रहा है। लेकिन वो ये नहीं है कि कोई टूल बना के एकदम से
कोई ट्रीटमेंट करके देखेगा या फिर कोई प्रोडक्ट बनाएगा जिससे उसकी मेमोरी को वो चेक कर सके, ये नहीं है। ये है बेसिक रिसर्च, जहाँ पर वो अपनी थ्योरीज बना सकता है, वो मेथड चुन सकता है कि मैं हाँ इसको मेज़र करूँगा, मैं इसको ऐसे देखूँगा, कुछ भी है, वो होता है बेसिक रिसर्च, जहाँ पर इमीडिएट प्रॉब्लम सॉल्व नहीं की जाती। सेकंड हिस्टोरिकल, जैसे नाम से ही है कि जहाँ पर हमें हिस्ट्री के बारे में हम जो रिपोर्ट तैयार करते हैं। हिस्टोरिकल रिसर्च इज सिस्टमेटिक इन्वेस्टिगेशन पास्ट इवेंट यूजिंग सोर्स सच है, जैसे डॉक्यूमेंट का यूज़ करते हैं हम, पुराने रिकॉर्ड्स पढ़े हैं, लेटर, डायरीज, न्यूज़पेपर्स, ठीक है, आर्टिफैक्ट्स एंड ऑफिशियल रिपोर्ट्स, जो भी हम पुराने जो पढ़े हैं हमारे वो सब हम यूज़ करते हैं अपनी हिस्ट्री की रिपोर्ट तैयार करने के लिए, ठीक है। अब थर्ड है अप्लाइड रिसर्च। अप्लाइड रिसर्च एम्स टू फाइंड प्रैक्टिकल सोल्यूशन टू रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम, कि जिसका हम प्रैक्टिकल सोल्यूशन ढूंढ सकते, रियल जो हमारे वर्ल्ड में रियल जो प्रॉब्लम है लाइफ की, तो उसका हम प्रैक्टिकल सोल्यूशन देखें। तो वो क्या है, जैसे डेवलपिंग एज, मान लो ए वैक्सीन फॉर ए डिसीज, कोई डिसीज फैल गई तो उसका क्या करना है, उसके लिए वैक्सीन का डेवलप किया ताकि उसकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो सके। ऐसे ही इम्प्रूविंग क्रॉप यील्ड थ्रू न्यू फार्मिंग टेक्निक्स के द्वारा क्रॉप को उगाना, ठीक है। तो जहाँ पर क्या करते हैं कि हम, हमारा एम्स होता है कि उसका प्रैक्टिकल सोल्यूशन ढूंढें अपनी जो भी सामने प्रॉब्लम है। अप्लाई में कि हम जब कोई चीज़ को, अपने फॉर्मूले को अप्लाई कर देते हैं, अप्लाई से याद रखना कि जहाँ हमें अप्लाई कर देना है कि हमें उसको सोल्यूशन ढूंढना है। वैक्सीन तैयार की है कि ताकि डिसीज ख़त्म हो सके, नए टूल्स हैं कि ताकि अच्छी तरीके से खेती की जा सके, वो है कि जहाँ पर अप्लाई कर दिया, ठीक है। अब फोर्थ है हमारा डिस्क्रिप्टिव, इट डिस्क्राइब बट एग्जिस्ट फॉर द करंट सिचुएशन। एग्जाम्पल है हमारा जैसे कि सर्वे टू डिटरमाइन स्टूडेंट स्टडी हैबिट, सेंसस ऑफ कंट्री पॉपुलेशन, स्टडी ऑफ टीचर्स जॉब सेटिस्फेक्शन। मान लो हमें ये देखना है कि आखिर एग्जिस्ट क्या हो रहा है, जो भी आज की सिचुएशन है उसमें डिस्क्राइब करना है हमें, ठीक है। मान लो कोई सोल्यूशन किसी भी प्रॉब्लम या जो भी हमारे पास सामने है, मान लो जैसे सर्वे करते हैं कि स्टूडेंट की स्टडी हैबिट क्या है, इनके बारे में कर लिया, या कंट्री पॉपुलेशन के बारे में सेंसस जैसे, या फिर स्टडी कर लिया टीचर कितने जॉब से अपने सर्टिफिकेशन सेटिस्फाई हैं या नहीं जॉब में। तो वो है जहाँ पर हमें देखना है कि जो करंट इस समय जो सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग क्या एग्जिस्ट हो रहा है, क्या है क्या नहीं है, ठीक है, जहाँ पे हमें डिस्क्राइब करना। 8th क्वेश्चन है हमारा, विच स्केल हैज़ ए ट्रू जीरो पॉइंट, कि कौन सी स्केल है जिस पर ट्रू जीरो पॉइंट, नॉमिनल स्केल, ऑर्डिनल स्केल, या इंटरवल स्केल, या रेशो स्केल। तो राइट आंसर होगा रेशो स्केल। अब देखते हैं वन बाय वन ये क्या है। सबसे पहले हमारा नॉमिनल स्केल इज़ द सिंपलेस्ट लेवल ऑफ मेजरमेंट यूज टू क्लासीफाई और लेवल डाटा इनटू डिफरेंट कैटेगरीज। द कैटेगरीज हैव नो ऑर्डर और नो रैंकिंग। जहाँ पर नॉमिनल हम कह सकते हैं कि सिर्फ हमें नेम से याद रख लो कि जहाँ भी हमें नेम, जैसे मैं नीचे शॉर्ट फॉर्म में लिखा है नॉमिनल नेम ओनली, जस्ट नेम और लेवल और नो ऑर्डर, कोई हमें रैंक ऑर्डर के हिसाब से नहीं देना है। सिर्फ हमें तो क्या करना है, जैसे मान लो सर्वे होता है ना, उसमें क्या होता है कि जेंडर पूछ लिया, हमें फॉर्म भरते हैं, उसमें कोई वो थोड़ी है कि हमें कोई रो में या कुछ ऐसे करना है, उसमें जेंडर दिया ऑप्शन में, मेल फीमेल इंसान कर दी, ब्लड ग्रुप पूछा, ये भी कुछ भी जो है, रिलीजन है हिंदू मुस्लिम ये पूछते हैं, आई कलर क्या है ये, तो वो होता है नॉमिनल स्केल, जहाँ से हमें सिर्फ नाम से मतलब है, नेम हमें फिल करना है, ठीक है, जस्ट नेम और लेवल, नो ऑर्डर नो रैंक, ठीक है, तो वो होता है नॉमिनल स्केल। नेक्स्ट होता है ऑर्डिनल स्केल, ऑर्डर से याद रखो जहाँ पे ऑर्डर में चीज़ आएगी। ऑर्डिनल स्केल इज अ लेवल ऑफ मेजरमेंट इन विच डाटा आर अरेंज्ड इन अ मीनिंग ऑर्डर और रैंक, बट द डिफरेंस बिटवीन द रैंक्स नॉट इक्वल और मेजरेबल, ठीक है, कि ऑर्डर में अरेंज तो किया जाएगा लेकिन रैंक नॉट इक्वल और मेजरेबल, कि वो, लेकिन ये नहीं है कि वो मेजरेबल और या फिर इक्वल नहीं हो। एग्जाम्पल के तौर पर देखो, जैसे मान लो क्लास रैंक होता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे देते हैं ना। एजुकेशन का लेवल क्या होता है, उसमें होता है कि प्राइमरी सेकेंडरी ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन। फिर सर्टिफिकेशन लेवल में क्या कहते हैं, जैसे कहीं कंपनीज भी, या हम कहीं कपड़ा लेने जाते हैं वहाँ पे, या फिर जैसे हम ऑनलाइन डिलीवरी भी हम करवाते हैं, तो उसमें क्या होता है कि आप सेटिस्फाई हो नहीं सेटिस्फाई हो, उसमें क्या होगा, वेरी सेटिस्फाई, डिससेटिस्फाई, न्यूट्रल हो, सेटिस्फाई हो, वेरी सेटिस्फाई। तो इस तरीके से दे दिया जाता है कि नॉट सेटिस्फाई, कुछ भी मतलब कि जो एक लेवल बना दिया जाता है। सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस क्या होगा, लो और मिडिल हाई, यही होते हैं समाज के, कि हाँ ये लो क्लास है, मिडिल क्लास है, हाई क्लास है। तो वो होता है जो एक ऑर्डर और दिया जाता है, ठीक है, कि एक ऑर्डिनल, एक ऑर्डर में कोई चीज़ जब हम करते हैं तो वो होता है ऑर्डिनल स्केल। थर्ड है फिर इंटरवल स्केल,
द इंटरवल डिफरेंस बिटवीन वैल्यूज़ आर इक्वल। डिफरेंसेस मान लो बिटवीन वैल्यूज़ आर इक्वल, मान लो दिस इज़ नॉट ट्रू जीरो, इसमें नॉट ट्रू जीरो मतलब कि इक्वल इंटरवल बिटवीन वैल्यूज़ की जो वैल्यूज़ दी गई हैं उनके बीच में इक्वल डिफरेंस होगा। सिंपल सा है ना, इंटरवल होगा, इंटरवल मतलब कि जो बीच में इंटरवल दिया गया ना उसमें इक्वल होगा, वैल्यूज़ के बीच में जो डिफरेंस होगा वो इक्वल होगा। मान लो जैसे आईक्यू लेवल होते हैं, उसमें कैसे आईक्यू लेवल आप हमेशा देखते हैं, हम पढ़े भी हमने 90 100 110 ऐसे होता है ना कि द डिफरेंस बिटवीन 90 100 इज़ इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन 100 एंड 110, ठीक है। एंड आईक्यू ऑफ द ज़ीरो डज नॉट मीन नो इंटेलिजेंस, कि आईक्यू अगर किसी जीरो है तो उसका मीन क्या है कि नो कोई इंटेलिजेंस है ही नहीं। तो मतलब कि वो है कि जहाँ पर इंटरवल जब हम किसी चीज़ का रो देते हैं तो उसमें जो इंटरवल होता है वो इक्वल होता है, वो होता है इंटरवल स्केल। और किसी भी टॉपिक पर आपको कंप्लीट नोट चाहिए तो मैं उस पर कंप्लीट ही बना इस तरीके से, क्योंकि काफ़ी लेंथी हो जाती है अभी वीडियो। नेक्स्ट है रेशो स्केल, जो हमारा आंसर था। इज़ द हाईएस्ट लेवल, मेजरमेंट का सबसे हाईएस्ट लेवल माना जाता है ये। एग्जाम्पल है जैसे अगर हाइट 150 सेंटीमीटर, 170 180, वेट 40 60 80, वेट 0 kg मीन्स कोई वेट नहीं, हाइट 0 सेंटीमीटर मीन्स नो हाइट। कैटेगरी विद मीनिंगफुल इंटरवल एंड ए ट्रू ज़ीरो, और एक ट्रू ज़ीरो। कैटेगरी क्या है, जहाँ पर एक इंटरवल भी एक मीनिंगफुल है और एक ट्रू ज़ीरो भी। दोनों के आप डिफरेंस में समझना है। दोनों का एग्जाम्पल देखो, इंटरवल और रेशो, क्योंकि दोनों सेम से लगते हैं ना तो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो एग्जाम्पल देखो, इंटरवल में क्या होता है, मान लिया हमारे 20 डिग्री सेल्सियस 30 डिग्री सेल्सियस, डिफरेंस इज द मीनिंगफुल, और 0 डिग्री सेल्सियस नॉट एब्सेंस ऑफ टेम्परेचर। अब हम टेम्परेचर जब नापते हैं तो क्या उसमें 0 डिग्री सेल्सियस की कोई मतलब कि वो एब्सेंस तो नहीं करता ना उसमें टेम्परेचर में, ठीक है। अब रेशो क्या होता है, 20 kg इज़ द ट्वाइस एज हैवी 10 kg, बिकॉज 0 kg मीन्स नो वेट, ठीक है। तो कि वो 10 kg के हैवी होगा ट्वाइस 20 kg, क्योंकि वहाँ पे 0 kg का मतलब है नो वेट। तो इस तरीके से है कि जहाँ पर इंटरवल होगा कि जहाँ पर 0 की वो नहीं है, लेकिन इसमें नो 0 नहीं है, ठीक है। मतलब कि इसमें कोई एब्सेंस नहीं होती 0 की, और इसमें मीनिंग है कि 0 डिग्री मीन्स नो वेट, ठीक है। तो ये होता है इंटरवल और रेशो में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, अगर कोई भी टॉपिक समझ में ना आए तो मैं उसमें डिटेल में बना दूँगी, क्योंकि जब डिटेल में हम किसी टॉपिक बनाते हैं तो उसमें छोटे छोटे पॉइंट भी क्लियर हो जाते हैं, ठीक है। इसमें मैंने थोड़ा थोड़ा आपको क्लियर कराया है। 9th क्वेश्चन है प्लेगरिज्म मीन्स। प्लेगरिज्म क्या होता है, ऑप्शन है हमारे पास, correct citation, using someone else's work without paper, reviewing literature, collecting primary data। आंसर तो होगा इसका बी, यूजिंग समवन एल्स वर्क विदाउट पेपर, परमिशन आएगी अपने पेपर, ठीक है। तो आंसर देखते हैं हमें, सो इसका हम क्लियर देखते हैं, एक बार प्लेगरिज्म का मीनिंग हम देख लेते हैं। देखो प्लेगरिज्म क्या होता है, इज़ द एक्ट ऑफ कॉपिंग अनदर पर्सन वर्क और आइडियाज़ विदाउट प्रॉपर साइटेशन एंड क्लेमिंग दैम एज ओरिजिनल, ठीक है। कि जब हम किसी को हम बिना क्रेडिट दिए जब हम उनकी कोई चीज़ को कॉपी कर लेते हैं, जैसे हम कहीं भी किसी बुक में से हम कुछ उठा के लिख लेते हैं सेम टू सेम, कहीं से भी हमने कुछ कर लिया तो वो होता है, उसको बोल देते हैं प्लेगरिज्म। एग्जाम्पल के तौर पे समझ, मान लो जैसे कॉपिंग पैराग्राफ फ्रॉम ए बुक, वेबसाइट और रिसर्च प्रॉपर इनटू योर असाइनमेंट विदाउट मेंटोरिंग द सोर्स इज़ प्लेगरिज्म। यानी कि यूजिंग समवन एल्स रिसर्च फाइंडिंग और आइडियाज़ विदाउट गिविंग क्रेडिट, कि उसको कोई क्रेडिट नहीं दिया जा रहा है, लेकिन उसको क्या है, उसके आइडियाज़ को हमने कॉपी कर लिया है, ठीक है, बिना किसी उसको क्रेडिट दिए, ठीक है। तो वो होती है प्लेगरिज्म्स, कि किसी बुक में से किसी वेबसाइट में से आपने अपने असाइनमेंट तैयार कर ली, सेम टू सेम निकाल दिया और अपने असाइनमेंट तैयार कर दिया, कहीं हम इसमें उसको कोई क्रेडिट थोड़ी दिया कि उसने किया वो किया, तो कहते तो हम यही है ना हमने किया, वो होता है, उसको बोल देते हैं प्लेगरिज्म। और उसमें एक पॉइंट था रिव्यूइंग लिटरेचर, ये क्या होता है, ए रिव्यू ऑफ लिटरेचर इज़ द क्रिटिकल एग्जामिनेशन एंड समरी ऑफ एग्जिस्टिंग रिसर्च ऑन ए पार्टिकुलर टॉपिक। ऑप्शन है जैसे मान लो ऑप्शन कह रही एग्जाम्पल है, सिंह 2020 फाउंड दैट ऑनलाइन लर्निंग इम्प्रूव स्टूडेंट फ्लेक्सिबिलिटी एंड एक्सेस टू एजुकेशनल। या हम कह सकते हैं किसी भी एक पार्टिकल टॉपिक पे
कोई भी समरी तैयार किया, कोई क्रिटिकल एग्जामिनेशन यानी कि एक समरी हमने किसी टॉपिक पे तैयार की। मान लो जैसे मान लो इसमें एग्जांपल दे रखा कि सिंह ने फाउंड किया कि जो ऑनलाइन लर्निंग है वो इम्प्रूव करती है स्टूडेंट की फ्लेक्सिबिलिटी को एसेस टू एजुकेशनल रिसोर्सेज। ठीक है, तो ये क्या है, उसने क्या किया, एक टॉपिक पे जो उसने, या हम कह सकते हैं सिंपली आप रिव्यू से याद रखो, किसी भी हम जब रिव्यू देते हैं, ठीक है, कि ये चीज़ अच्छी है, बेस्ट है, तो वो हमें क्यों लगी, ठीक है, तो वो होता है रिव्यूइंग लिटरेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है हमारा, विच मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इज मोस्ट अफेक्ट बाय एक्सट्रीम वैल्यूज़। तो ऑप्शन थे हमारे पास मीडियन, मोड, मीन और परसेंटेज। राइट आंसर तो है इसका मीन। अब देखते हैं इसका आंसर मीन क्यों है। इन्होंने पूछा था कि जो सेंट्रल टेंडेंसी है वो मोस्ट इफेक्ट की होती है बाय एक्सट्रीम वैल्यू से। अब देखते हैं मीन क्या है। मीन में होता है जस्ट सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। इसका फॉर्मूला है सिग्मा एक्स बाई एन। यहाँ पर क्या है कि सिग्मा एक्स का मतलब है सम ऑफ ऑल वैल्यूज़ और एन है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। मान लो जैसे एग्जांपल के तौर पे समझना, मान लो हमारे पास मार्क्स हैं 12, 18, 20, 25, 25। तो हम इनको क्या करेंगे, इनको ने क्या कहा था, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, सभी ऑब्जर्वेशन को हमको सम करना है। ठीक है, तो ये हमने कर दिया सम इनका, और डिवाइड किससे करना है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो कितनी है टोटल, 2 to 5 है हमारे पास, तो हमने इसे डिवाइड किया तो हमारा आंसर आ गया 20। तो इस तरीके से निकलता है मीन। नेक्स्ट है मीडियन। मीडियन यानी कि हम कह सकते हैं मिडिल वैल्यू से आप याद रखो, सिंपल। तो जैसे हम एग्जांपल के तौर पे देखें, हमारे पास है ओड नंबर्स की, ओड नंबर्स ऑफ वैल्यूज़, मान लिया वैल्यूज़, ठीक है। हमारे पास क्या वैल्यूज है, 6, 8, 4, 2, 10, 12, 16। तो हम इसको ऑर्डर में अरेंज कर देंगे, मान लिया 2, 4, 6 जो नंबर छोटा है बड़ा, ठीक है, अरेंज कर दिया। तो हमें इसमें देखना है कि सबसे बीच की मिडिल वैल्यू कौन सी है, सिंपली निकल गया तो 8। ये तो हो गया ऑड नंबर की वैल्यूज़। आगे एग्जाम्पल इवन नंबर वैल्यूज़। मान लिया अगर नंबर ही 4 आ गए, मान लिया सिंपल है, उसमें नंबर पूरे थे, हमने दोनों तरफ एक को छोड़ के बीच का सेंटर का नंबर चुन लिया। लेकिन अगर नंबर ही हमारे पास अब 4 हैं तो हम इसमें सेंटर का चुने, तो वो क्या होगा, इसमें बीच के 2 सेंटर्स जो हैं वो क्या है, प्लस हो जाएंगे और हो जाएंगे डिवाइड बाई 2। तो जो आएगा मीडियन वो हमारा इसका मीडियन है, क्योंकि इसके बीच में 7, तो इसका मीडियन क्या निकला, 7। तो इस तरीके से होता है मीडियन। नेक्स्ट देखते हैं मोड। मोड क्या होता है, इज़ द वैल्यू दैट अपीयर्स मोस्ट फ्रिक्वेंटली इन सेट ऑफ डाटा। कि जो हमारे डाटा में हमारे पास जो है, तो उसमें सबसे ज़्यादा जो नंबर आ रहा है, कितनी बार हमें वो फ्रिक्वेंटली अपीयर हो रहा है, कितनी बार हमें कोई नंबर शो दे रहा है, तो वो होता है मोड निकालना। जैसे सिंपली हम देखें, हमारे पास है 2, 4, 4, 5, 6, 4, 7। तो हमें इस तरीके से एक्सप्लेन करना है कि 2 अपीयर्स 1 टाइम, 2 हमें एक बार दिखा, 4 कितनी बार, 3 टाइम्स, 5 1 टाइम, 6 1 टाइम, 7 1 टाइम। तो मोड बिकॉज इट अकर्स मोस्ट ऑफन। ठीक है, तो मोड वही है कि जो हमें दिख रहा है बार बार, वो होता है मोड। मीन होती है, सिंपल देखें, एवरेज करना। मीडियन क्या हो गया, किसी चीज़ की मिडिल वैल्यू, और मोड क्या हो गया, मोस्ट फ्रिक्वेंटली अकरिंग वैल्यू, जो बार बार फ्रिक्वेंटली आ रही है, जो भी वैल्यू हमें देखनी है, ठीक है, अकर हो रही है। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन था परसेंटाइल। ये होती है स्टैटिकल मेजर दैट इंडिकेट द परसेंटेज ऑफ द स्कोर दैट आर इक्वल टू और बिलो ए पार्टिकुलर स्कोर। किसी कोई भी हमें जब देखते हैं ना कि कितना बिलो है कोई और कितना उससे अप है, जहाँ परसेंटाइल निकालते हैं कैसे, जैसे एग्जाम्पल परसेंटाइल का फॉर्मूला देखो पहले, नंबर ऑफ वैल्यूज़ बिलो द स्कोर डिवाइड बाय टोटल नंबर्स ऑफ वैल्यूज़ मल्टीप्लाई 100। ठीक है, तो हमें इस तरीके से इसका फॉर्मूला है। मान लो हमारे पास हम देखते हैं एग्जांपल, सपोज द मार्क्स आर 30, 40, 50, 60, 70, 80 और 90। तो इफ और स्टूडेंट स्कोर कितना है, 70। जो भी हमारे पास हमने स्टूडेंट लिया एग्जाम्पल में, उसके स्कोर कितने हैं, 70। तो हमें देखना है कि 70 से नीचे की वैल्यूज़ कितनी है, वो है हमारे पास 4, 30, 40, 50, 60। तो टोटल वैल्यूज़ कितनी होगी हमारे पास, टोटल वैल्यूज़ तो हमारे पास 7 है ना, बिलो जो हमारे 70 से हैं वो हैं 4। तो हमें क्या करना है, 4/7 मल्टीप्लाई 100, जो हमारा आंसर आया 57.14। तो हम क्या कह सकते हैं कि 70 इज़ अप्रोक्सीमेटली एट द 57th परसेंटाइल, मीनिंग द स्टूडेंट स्कोर बेटर देन अबाउट 57% ऑफ द स्टूडेंट। ठीक है, कि जो 57% जो बच्चे बिलो हैं उनसे तो बेटर है ना। तो इस तरीके से परसेंटाइल यानी कि हम निकालते हैं। तो नोट्स अच्छे लगें तो प्लीज़ लाइक करना और मुझे कमेंट जो करके जरूर बताना।
मैं एक बार फिर कहूँगी कि मैं कोई टीचर या कुछ नहीं, जो अगर आपको किसी भी टॉपिक पे नोट्स चाहिए ना तो प्लीज़ मुझे कमेंट करना। ये मेरा एक सॉन्ग है कि मैं इजी वे में एक नोट्स तैयार कर सकूँ और आपको प्रोवाइड करवा सकूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।